हेलो बच्चों, कल हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की दो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो थी वो डिस्कस करी। पहली थी तुम्हारी जेड इफेक्टिव विच वाज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड द नेक्स्ट वन वाज, आवाज़ आ रही होगी आई होप, हाँ, नेक्स्ट वन वाज योर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो हालांकि ये इनको हम कह सकते हैं एक ही प्रॉपर्टी है ना, एक ही प्रॉपर्टी, लाइक वन प्रॉपर्टी इज़ लीडिंग टू द इफेक्ट, लाइक न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज़ दी कॉज एंड शील्डिंग इफेक्ट इज़ दी इफेक्ट ऑफ दैट। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव हमने कल पढ़ लिया। अभी उसका ट्रेंड वेंड सब देख लिया कि भाई लाइक आगे जाते तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है और नीचे जाते हैं आगे, मतलब अलॉन्ग द पीरियड वो बढ़ता है और डाउन द ग्रुप वो ऑलमोस्ट सेम सा रहता है। ठीक है, नाउ वी विल सी एटॉमिक रेडियस और जेड इफेक्टिव का एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड पे क्या फ़र्क पड़ता है, हम वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, ओके। सो एटॉमिक रेडियस में सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई रेडियस क्या है, व्हाट इज़ रेडियस। अगर मैं तुम्हें कहता हूँ भाई या हमें रेडियस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, मान लो ये एक बॉल है, एक स्फीयर है। ठीक है, अगर एक स्फीयर की मैं बात करूँ, मैं उसको बोलूँगी यार इसके साइज़ के बारे में मुझे जानना है, तो व्हाट डू आई नीड टू नो द साइज़ ऑफ दिस स्फीयर। क्या जानना ज़रूरी है मेरे को इस साइज़, इसके स्फीयर के बारे में। अगर मुझे इस स्फीयर का सिर्फ रेडियस भी मिल जाए, अगर मुझे स्फीयर का सिर्फ रेडियस भी मिल जाए, ठीक है, तो मैं स्फीयर का साइज़ जान सकता हूँ 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, इट विल गिव मी दैट। या अगर मैं जाऊँ कि भाई ये कितना चौड़ा है, तो ये इसके हमें डायमीटर से पता चल जाएगा, है ना। तो इसका 2r अगर डाया है तो हम लाइक वी कैन रियली नो द साइज ऑफ दिस स्फीयर बाय नोइंग द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। अच्छा, ये रेडियस कहाँ से कहाँ तक है, इसके सेंटर से लेकर इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री तक। भाई बॉल होती है, तुमने प्लास्टिक की बॉल देखी होगी, या जो आजकल क्रिकेट या टेनिस बॉल जिसको कहते हैं वो देखी होगी, तो वो बाहर से एक कवर होता है, एक रबड़ का या प्लास्टिक का कवर होता है, तो उसकी जो आउटर मोस्ट, जो उसका बाहर का सरफेस होता है, उसके और सेंटर के बीच में जो एरिया लेंथ होती है, दैट इज़ कॉल्ड द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। ठीक है, तो उसका साइज़ जानने के लिए हम उस रेडियस को जान सकते हैं। रेडियस हमने देख लिया। मान लो यही सेम चीज़ तुम्हारी किसी एटम में हो रही हो। एटम में क्या होता है, एटम में सिर्फ एक एटम में सिर्फ एक शेल नहीं होता, इसमें कई सारे शेल होते हैं। ठीक है ना, ऐसे कई सारे शेल होंगे। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ इस शेल में भी हो सकते हैं, और अगर ज़्यादा हुए तो इस वाले में भी आ सकते हैं, और ज़्यादा हुए तो इस वाले में भी आ सकते हैं, और ज़्यादा हुए तो इस वाले में भी आ सकते हैं। इसी तरीके से, है ना, तो हमारे पास शेल्स बढ़ते चले जाएंगे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे। अब मान लो लेट्स से सपोज़ कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो यहाँ इस वाले शेल में आ रहा है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये K है, L है, M है, N है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ भाई। K, L, M, N के बाद भी तो और शेल्स हो सकते हैं ना, और बड़े शेल्स हो सकते हैं कि नहीं। तो इससे जो मतलब जो शेल जो है, जो लास्ट वाला शेल है जिस पे इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये वाला है वो, तो जिस इलेक्ट्रॉन में जिस शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, हम उस शेल को क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल, है ना। तो that means this is the outermost shell, outermost shell। और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हुआ, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। मतलब एटम जो है एटलीस्ट इस इलेक्ट्रॉन तक तो फैला ही हुआ है ना, इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स नहीं अगर होंगे तो हम कहेंगे कि भाई जो मोटा मोटी साइज़ है तुम्हारे एटम का वो इस इलेक्ट्रॉन तक है, हाँ है ना। ठीक है, दैट मीन्स वी कैन से कि ये जो डिस्टेंस है ये r, दिस इज़ द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर विच इज़ द एटम, है ना। ये इस एटम का रेडियस हो गया। ठीक है, तो हम इसको एटॉमिक रेडियस कह सकते हैं, है ना, विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। ओके, तो इसमें लिखो, ये क्लियर हुआ ना कि एटॉमिक रेडियस क्या हुआ, है ना। भाई तुम्हारा जो एटम है दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ स्फीयर। ये स्फीयर था, स्फीयर में हमने देख लिया क्या चीज़ ज़रूरत होती है, एटम भी एक स्फीयर होता है। ठीक है, उसके केस में हमने देखा कि भाई उसका साइज़ कहाँ तक आ रहा है, उसका लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक उसका साइज़ आ रहा है। तो अगर इससे न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन की दूरी नापी जाए, ठीक, तो हम उसको कह सकते हैं दैट इज़ द रेडियस ऑफ दिस
एटम और द एटॉमिक रेडियस, ठीक है, ऑफ दिस एटम। गॉट इट? तो लिखो सिंस स्फीयर इज ऑल्सो कंसिडर्ड, ये बना लेना, दोनों अलग अलग बना लेना, ठीक है, लिखना इसमें, सिंस एटम इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ स्फीयर, एज अ सॉलिड स्फीयर, also considered as a solid sphere containing various shells containing electrons, ठीक है। the size of the atom can be measured, the size of the atom can be measured in terms of the distance between the nucleus and the outermost electron, ठीक है, which is the atomic radius, ठीक है, which is the atomic radius। तो लिखो theoretically atomic radius is the distance between the nucleus and the outermost electron, ठीक है जी। गॉट इट? ये तुम्हारी थियोरेटिकली इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है, गॉट इट? ठीक, तो एटॉमिक रेडियस समझ में आया, लेकिन ये ध्यान रखो कि एटॉमिक रेडियस को हम प्रिसाइसली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिखो क्यों नहीं कर सकते भाई, यहाँ पे तो मैंने शेल्स बना दिए, तो शेल मैंने कैसे बनाया, एकदम बिल्कुल सॉलिड बाउंड्री बना दी मैंने, लेकिन तुम्हें पता है दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पार्टिकल्स, दे आर वेव्स, ठीक है। तो वो क्या करेगा, लाइक ये जो बाउंड्री है ये तो हम अज्यूम कर लेते हैं ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव के जैसा है, वो तो उसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है ना, इस वजह से हम उसका एक फिक्स रेडियस कभी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो कुछ रीजंस है, लिखो द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली बिकॉज और फिर लिखना फर्स्ट, नेक्स्ट लाइन से, बिकॉज फर्स्ट लिखो द साइज ऑफ द एटम इज वेरी स्मॉल, ब्रैकेट में लिख लेना टू द ऑर्डर ऑफ 1.2 एंगस्ट्रॉम, 1.2 एंगस्ट्रॉम के आसपास इसका साइज होता है, ठीक है। जो रेडियस है वो अराउंड 1.2 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, मतलब एक ऑर्डर दे रहा हूँ, नॉट एवरी एटम इज एग्जैक्टली दिस मच, ठीक है। क्लियर होगी बात? ओके, नाउ दूसरा, उसमें नेक्स्ट चीज़ लिखो कि क्या बोल रहा था मैं, एक तो साइज़ बहुत स्मॉल होता है, दूसरा क्या बात बोल रहे थे अपन, हाँ, कि बाउंड्री उसकी फिक्स नहीं है। तो लिखो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स डू नॉट हैव शार्प एजेस और वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स डू नॉट हैव शार्प एजेस और वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, सेकेंड लिखो, थर्ड लिखो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट एन आइसोलेटेड एटम, किसी एटम को आइसोलेट करके रखना और फिर उसको मेजर करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन, एक एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाता हमेशा, जैसे अगर मान लो किसी गैस को बोलोगे तो हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगी, मेटल को बोलोगे तो वो मेटल एटम सिंगल मेटल एटम के फॉर्म में नहीं होता, वो एक मेटालिक काइंड ऑफ क्रिस्टल में या स्ट्रक्चर में होगा हमेशा, ठीक है। तो एटम को इंडिपेंडेंट फॉर्म में पाना मुश्किल होता है, या ये कह लो इम्पॉसिबल होता है, मुश्किल भी मत बोलो, इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखो, अब जैसे मान लो अभी तक तो हमने क्या कहा कि उसको एटम को आइसोलेटेड फॉर्म में पाना जरूर, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं इसको मान लो कंबाइंड फॉर्म में भी देखता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है ना कि ये जो यहाँ पे इसका स्फीयर है ये ऐसा ही रहे, हो सकता है कि ये जो स्फीयर है ये थोड़ा सा डिफॉर्म सा हो जाए, मतलब इसकी तरफ खिंच जाए, ऐसा आ जाए, मान लो ऐसा कुछ हो जाए। तो अब इसका रेडियस जो होगा वो डिफरेंट होगा इस वाले के रेडियस से, ब्लू वाले का रेडियस जो होगा वो ब्लैक वाले के रेडियस से, हालांकि दोनों सेम एटम है। एक अगर मतलब मैंने तो ये स्फीयर कैसे बनाया जो कि अनकम्बाइंड स्टेट में, लेकिन क्योंकि ये कंबाइन हो चुका है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन
क्लाउड है ये डिफॉर्म हो सकता है, इस वजह से इसका एग्जैक्ट रेडियस मेजर करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो लिखो इन कंबाइंड स्टेट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड in combined state, the electron cloud around the nucleus may get deformed, hence we might not get the exact radius of the atom. ठीक है, लेकिन फिर हम क्या करेंगे भाई, मेजर तो करना है। ठीक, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं या अप्रॉक्सीमेट तरीके हैं। ठीक है, तो लिखो इट इज़ पॉसिबल टू एस्टिमेट द रेडियस ऑफ the element, radius of an atom in combined state. It is possible to estimate the radius of an atom in combined state by knowing the distance between the atoms. जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ ये ब्लैक वाला था ना, मान लो जैसे ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये दो हैं, इन एटम्स के बीच का अगर मैं डिस्टेंस नाप लूँ, जिसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं हम, तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से डिवाइड कर दूँगा तो क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा ना। इस तरीके से, मतलब एक थोड़ा अप्रॉक्सीमेट तरीका हो गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मेथड्स फॉर मेजरिंग दिस बॉन्ड लेंथ, मेथड्स फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, लिखो कॉमन, मतलब उसमें एग्जाम्पल्स लिखो कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे भी पता है, डिफ्रैक्शन की स्पेलिंग पता है, चाहे डिफ्रैक्शन पता हो ना हो कोई बात नहीं, डिफ्रैक्शन तुम्हारा 12th में आएगा, डोंट वरी। ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन। सेकंड लिखो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। थर्ड लिखो NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे तुमने कैट स्कैन, CT स्कैन सुना है ना, वैसे NMR होता है। ठीक है, NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये तुम्हारा 3-4 मेथड्स हो गए। ठीक है, अभी अगर हमको जानना है कंबाइंड स्टेट में, तो हम कंबाइंड स्टेट में कैसे जान सकते हैं? हम कंबाइंड स्टेट में एटॉमिक रेडियस को 3 तरीके से जान सकते हैं। फर्स्ट इज कोवेलेंट, सेकेंड इज वैन डर वॉल रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, और थर्ड इज मेटालिक रेडियस। ये क्या है? देखो भाई, सबसे पहली चीज़, इन सब में ये एटम की तरह होगा पहली चीज़, इसीलिए एटॉमिक रेडियस के अंडर आ रहा है ये तीनों। एक और होता है जिसको हम कहते हैं आयनिक रेडियस, उसमें एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, आयन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, जो आयन से बने होते हैं, उन कंपाउंड्स के लिए वो एप्लीकेबल है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमारा डिस्कशन में ये तीनों आएंगे। ठीक, तो इन तीनों के तीनों केसेस में द एटम एग्जिस्ट एज एटम ओनली। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये इन दोनों के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा इस तरीके से। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, कोई बॉन्ड नहीं होता, ये यूँ समझो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, और उन अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो नापेंगे हम इससे। ये वैन वॉल्स रेडियस हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, CR। और यहाँ पर जो मेटल्स हैं, ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो एटम्स है वो क्लोजली पैक होकर रखे हुए हैं। तो ये जो एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इन दोनों एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब ये तुमको क्या दे देगा, मेटालिक रेडियस। हालांकि जो डिस्टेंस है टोटल ये MR के डबल होता है, तो इसका हाफ करोगे तो मिलेगा, इसका हाफ करोगे तो VR मिलेगा, इसका हाफ करोगे तो CR मिलेगा। गॉट दिस? तो इसका D/2, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये VR इक्वल्स टू D/2, यहाँ पे MR इक्वल्स टू D/2। ये D है सब जगह, ये D है। ठीक है, तो क्लियर होगी बात? तो समझ में आ रहा है कि कोवेलेंट रेडियस क्या है, जब दो एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड हों। ये वाला कब है, जब दो मॉलिक्यूल्स पास पास कहीं पे रखे हुए हों, और जो या सॉलिड स्टेट में बेसिकली होता है, ये मैं उस वक्त बताऊंगा। और जो मेटल्स हैं, मेटल्स में क्या है, एटम्स को स्टैक करके रखा हुआ है।
किसी पर्टिकुलर फैशन में स्टैक करके रखा हुआ है, और इन दो एटम्स जो कि टच कर रहे हैं एक दूसरे को, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड द मेटालिक, लाइक हाफ ऑफ दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द मेटालिक रेडियस। तो ये 3 चीज़ें होगी, बेसिक मैं समझा चुका हूँ भाई, एक एक करके उनके अंदर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो कोवेलेंट रेडियस, लिखो कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस समझने के लिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, कोवेलेंट रेडियस समझने के लिए, अरे यार सबसे पहले तुम्हें कोवेलेंट रेडियस समझने के लिए ये सारे के सारे, इसको हटा देते हैं पहले यार। देखो इसको इस तरीके से समझाया जा सकता है। अभी मान लो तुमने एक ऐसे एटम बनाया, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस का मतलब क्या हुआ, 2 एटम्स कोवेलेंटली कंबाइन कर रहे हैं। कोवेलेंट कब होते हैं, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड काइंड ऑफ साथ में शेयर हो गया, ओवरलैप कर रहा है, ठीक है जी। ये तुम्हारे 2, अच्छा इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो तुम मान लो d डिस्टेंस है, ठीक है। तो जो CR होगा दैट विल बी d/2, है ना। क्लियर होगी बात, सिंपल है। 2 एटम्स जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, उनके न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस है उसका हाफ इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। तो लिखो इसका डेफिनेशन लिखो, CR is defined as, covalent radius is defined as, CR is defined as half the distance between the 2 nuclei, half the distance between the 2 nuclei of 2 atoms bonded together by a single covalent bond, bonded together by a single covalent bond, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास कितनी अलग अलग केसेस आ सकते हैं भाई। पहली बात, पहला केस तो ये हो जाएगा ना कि अगर मान लो ये सेम हुए, है ना, 2 केसेस। इनफैक्ट यहाँ पर मैं कोवेलेंट रेडियस है ना, इसको बांट रहा हूँ। पहला केस तो क्या हो गया, सेम एटम्स, भाई एटम सेम है, ठीक है, सेम एटम्स हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मैं पढ़ा चुका हूँ तुम्हें होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे H2Cl2, ठीक है ना, एटसेट्रा। अच्छा ये क्या है, दिस, ये अगर डिफरेंट एटम्स हो, ठीक है, एटम्स अगर डिफरेंट हो, ठीक है जी, डिफरेंट एटम्स हुए तो एग्जाम्पल इनको क्या कहेंगे, इन टाइप के मॉलिक्यूल्स को हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एक चीज़ तुमने ध्यान दी, जब मैंने इसमें बोल दिया कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड फॉर्म में पाना मुश्किल है या इम्पॉसिबल है, और इसलिए हम एक सिंगल एटम को लेके उसका रेडियस नहीं मेजर कर सकते हैं। तो मैंने तुम्हें लिखाया था ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ 2 प्रकार की होती है, एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती है और मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस इज़ अ मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब जैसे CH3, सॉरी CH3 CH4 या NH3, ठीक है। तो क्लियर होगी बात, ओके ठीक। अब इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में जैसे ठीक है, तो ये तुम्हारा डिस्टेंस, मान लो ये भी A है और ये भी A है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, DAA, ठीक है। तो CR क्या आ जाएगा यहाँ पे, CR ऑफ A विल बी इक्वल टू DAA अपॉन 2, या फिर क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या बोलेंगे इसको हम बॉन्ड लेंथ भी तो कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इसको बॉन्ड लेंथ बाय 2, ठीक है। सिंपल इनफ, इस तरीके से आ गया ये।
इतना ही है ये, इसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं। इसकी डेफिनेशन हम एक जेनरिक डेफिनेशन कोवेलेंट रेडियस के ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसमें भी वही एप्लीकेबल होगी, इसमें भी वही एप्लीकेबल होगी। अब अगर हेटेरोएटॉमिक की बात करूँ तो हेटेरोएटॉमिक में क्या हो सकता है भाई, एक छोटा हो सकता है और एक थोड़ा लेट से बड़ा हो सकता है ना। अब ये है और ये है, मान लो कि इनके बीच में हमें डिस्टेंस नापना है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा, डी ऑफ ए एंड बी, डी ए बी, ठीक है। अच्छा डी ए बी होगा। अच्छा ये क्या लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई बॉन्ड लेंथ इसको कहेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट आर ए, मान लो इसका जो कोवेलेंट रेडियस है और इसका कोवेलेंट रेडियस है, दैट विल बी इक्वल टू, देयर सम विल बी इक्वल टू डी ए बी। यहाँ पे कुछ ऐसा वो नहीं आएगा, इक्वल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। हम इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें हेटेरोएटॉमिक में दो केसेस आते हैं। पहला केस तो ये है, फर्स्ट केस इज दिस ओनली, कि जिसमें ए और बी हैं लेकिन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसे समझाने से पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझा देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हालांकि इसे बाद में मैं अच्छे समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना जान लो कि मैंने अगर दो एटम्स को ऐसे रखा है तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे होंगे, लेकिन अगर इन दोनों में से एक की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर है या टेंडेंसी है वो ज़्यादा है, तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन भी इसकी तरफ खींचे चले जाएंगे, तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इधर इलेक्ट्रॉन की बहुतायत हो जाएगी। तो इसको दिखाने का तरीका कैसा हुआ, जैसे अगर मैं दो एटम्स को ऐसे कंबाइन करता हूँ तो आइडियली तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर इस वाले के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इस तरीके से खिंच जाएगा, किसके, इसके, और इधर बहुतायत हो जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो इसलिए क्लाउड जो होता है ये डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये दोनों के दोनों थोड़े से पास आ जाते हैं, गॉट इट। तो क्योंकि दोनों एक दूसरे के पास आ सकते हैं, ठीक, तो ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा, ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, फिर उसमें कुछ हमें और एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी या सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो दोनों की, भाई दोनों अलग हैं लेकिन उसके बावजूद भी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम या सिमिलर है, तो इनके बीच में कोई डिफॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड इज नॉट देयर। ये वाला कौन सा केस हुआ, फर्स्ट केस इज ई एन इज सेम, ठीक है, ये सेकंड हुआ। और जो सेकंड का, सॉरी ये फर्स्ट तो केस ये हो गया ना, सेकंड केस था ये, सेकंड का ए ये हो गया, बी हो गया कौन सा, जब ई एन जो है, ठीक है, ई एन जो है वो मतलब अगर वैसे देखो तो कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये कि यहाँ पे थोड़ा डिफॉर्मेशन की वजह से ये पास पास आ जाएंगे, ठीक। तो ये बॉन्ड लेंथ रहेगी और ये तुम्हारा डी ए बी होगा। यहाँ पे अगर तुम देखोगे इसे इक्वल टू बी एल कर दो, और यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू, सॉरी आर ए प्लस आर बी, हाँ क्या आएगा, डी ए बी माइनस चाय 0.09 चाय ए माइनस चाय बी, या एक्स ए माइनस एक्स बी भी लिख सकते हो। मैं तो चाय ए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बोला ही ऐसे जाता है, ठीक है जी। तो इसका रेडियस क्या आएगा, इसका रेडियस आएगा इस केस में डी, अच्छा ये उल्टा लिख दिया मैंने, मेरे को लग ही रहा था, आई रोट इट इन अ लिटिल डिफरेंट वे। तो ये जो डी ए बाई डी बी, क्योंकि आर ए आर बी तो सेम रहेगा लेकिन ये क्या कर जाएगा, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो डी ए बी विल बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी, या चाय ए माइनस चाय बी, ठीक है। आजकल चाय, ठीक है, चाय को एक्स ए एक्स बी भी लिख सकते हो। एक्स ए इज़ योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, हालांकि एक्स ए एक्स बी को तुम ना मॉड में रखो, मॉड फंक्शन पता है ना कि इसकी जो भी वैल्यू होगी बाहर पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो एक्स ए माइनस एक्स बी, एक्स ए इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड एक्स बी इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। क्लियर होगी बात।
x इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, x b इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। तो यहाँ पर समझ में आया। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ऐसे कर सकते हो कैलकुलेट, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ये दो हो गया। इसमें ये वाला केस कौन सा हुआ, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट। ठीक है, तो जब सेम होगा तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा केस आएगा, बस ये कि RA प्लस RB इक्वल्स टू DAB, लेकिन इसमें क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होगा तो DAB विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस माइनस ऑफ दिस। व्हाट दिस, क्लियर होगी बात? ठीक है जी, गॉट इट। चलो अच्छा, अगर इन एटम्स की मैं बात करूं, ठीक है, इन एटम्स की अगर मैं बात करूं तो जब ये एटम साथ में आए होंगे तो लेट्स से ये एटम A और ये एटम B साथ में आ रहे हैं, अभी दे आर कमिंग टुगेदर। ठीक है, दे आर कमिंग टुगेदर, पास पास आ रहे हैं। तो तुम देखो अगर यहाँ पे ध्यान से इस कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। दे आर कमिंग टुगेदर राइट नाउ, अभी ये जस्ट अभी पास पास आ रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर तुम देखो, ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है इसके आसपास। तो इसमें कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे होंगे इसके ऊपर? अगर हम इसके ऊपर बात करें तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में FPP होगा। FPP क्या हुआ? प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन। भाई प्रोटॉन प्रोटॉन जो दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्शन होगा, तो यहाँ पे रिपल्शन हो रहा होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, है ना, मतलब ऑफ कोर्स ये पूरी बॉडी में, मैं तो एक जस्ट एग्जांपल के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बता रहा हूँ। इसमें भी क्या होगा? रिपल्शन होगा। कैसा? FEE, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, FEE। तो ये दोनों फोर्सेस तो इन दोनों को दूर भेज रहे हैं। ठीक, पास कौन से लेके आ रहे होंगे? ये प्रोटॉन और इसके इलेक्ट्रॉन्स। तो इन सब के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इस प्रोटॉन का पुल लग रहा है, इस प्रोटॉन का पुल लग रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना। अच्छा, अगर मैं इनकी बात करूं इन इलेक्ट्रॉन्स पे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे इस प्रोटॉन का पुल लग रहा होगा, FEP। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि कुछ यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और कुछ यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? रिपल्सिव फोर्सेस कौन से, अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन से? क्लियर है? क्योंकि ये यहाँ पर हैं, है ना। तो अब तीन ही केस बनते हैं, या तो ये होगा कि अट्रैक्टिव फोर्सेस इनसे कम होंगे, मतलब रिपल्सिव फोर्सेस से, या उनके इक्वल होंगे या ज़्यादा होंगे। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, इसका मतलब अभी अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से ज़्यादा हैं। तो लेट्स से इस केस में अभी F अट्रैक्टिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन F रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है जी, तो ये पास आते रहेंगे। अब जब पास आ रहे हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी बढ़ेंगे, रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ेंगे। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब रिपल्सिव फोर्सेस ऑलमोस्ट इक्वल टू या इक्वल टू क्या कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा? FA इक्वल्स टू FR। जब ये दोनों हो जाएंगे तो फर्दर पास आना रुक जाएगा। भाई पास आने मतलब तब तक पास आएंगे जब तक वो उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस। लेकिन अगर रिपल्सिव फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस इक्वल हो गए तो अब वो जब वहाँ जाके रुक जाएगा। ठीक, अगर हम उसको फर्दर पुश करेंगे तो FR जो है वो बढ़ जाएगा FA से। इस केस में क्या होगा? क्योंकि रिपल्शन बढ़ गया तो अब वो उस पर फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, तो वो दोनों के दोनों दूर जाने लगेंगे। तो क्या होगा? हमने थोड़ा सा पुश भी किया तो एक्सक्यूज़ मी, वो थोड़ा सा पुश भी किया तो वो रिपेल होके फिर से दूर चले गए। तो इस तरीके से एक दूसरे से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे आ जाएंगे, और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है जिसका मतलब इसके केस ये जो पर्टिकुलर केस है, इसके केस में अगर तुम देखो तो ये सिचुएशन आएगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या है? FR इज इक्वल्स टू FA। ठीक है ना भाई। एक तो सिचुएशन ये थी जब वो पास आ रहे थे, अभी तक उन्होंने ओवरलैपिंग नहीं करी है। ठीक है, जब तक ओवरलैपिंग नहीं की है तब तक क्या होगा? दे बोथ विल कीप कमिंग टुगेदर। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके दोनों के फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे तो दोनों के दोनों ओवरलैप करके वहीं रुक जाएंगे।
अब इससे फर्दर वो ना तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, फिर से वापस आ जाएंगे। अगर उन्हें खींचा जाए, मतलब एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, रिपल्सन फोर्सेस कम हो जाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे, तो फिर से अपनी तरफ आ जाएंगे। तो क्या होगा, ना वो दूर जा पाएंगे और ना वो फर्दर पास आ पाएंगे, तो वो एक जगह पे आके रुक जाएंगे। तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड योर बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ लिख लो, ये पूरी चीज़ लिख लो, ये अपने शब्दों में लिख लेना, इसको नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, इसे अपने शब्दों में लिख लेना। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलो ऐसा कर, तो मैं बोल ही देता हूँ, लिखो इसमें। ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन attractive as well as repulsive forces act. During covalent bond formation attractive as well as repulsive forces act. ये तुम इतना है, तुम बना लेना, है ना। इसमें कौन सा अट्रैक्टिव है, कौन से रिपल्सिव है, अलग अलग पेन से बना लेना। मैंने तो सब ब्लैक से बनाया, बस एरो से एटलीस्ट तुम्हें पता चल रहा है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेज आर ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन the nucleus of one atom and the electrons of the other atom, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, या फिर वही कि प्रोटॉन्स ऑफ दी या न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस एटम, तो वही हो गया अट्रैक्टिव फोर्सेस। नेक्स्ट लिखो, रिपल्सिव फोर्सेस आर ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स या रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियस, ठीक है, एंड रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, तो पीपी रिपल्शन एंड ई रिपल्शन। ठीक है। when both the atoms are coming together, या यूँ कह लो, when FA is greater than FR, the atoms come together, ठीक है, and the distance between them decreases. The atoms come together and the distance between them decreases. At a point, FA becomes equal to FR. At this point, the distance between them becomes constant. अब ये distance constant हो गया, ठीक है। This constant distance is called bond length. हालांकि बॉन्ड लेंथ को हम जब केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे तो उसे अच्छे से देखेंगे वहाँ पे, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ होंगी, लेकिन बेसिक तुम्हें यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन देम, ये जो फिक्स डिस्टेंस हो गया, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसमें, या नेक्स्ट लाइन में लिखना कि when these atoms are further pushed together, the repulsive FR becomes greater than FA. When these atoms are further pushed together, FR becomes greater than FA. In this case, they start to repel each other. Or move away from each other to get to this fixed position. तो मतलब अगर तुम उसे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो भी वो इस पोजीशन में आना चाहेगा, तुम उसे एक्सपैंड करने की कोशिश करोगे तो भी वो इसी पोजीशन में आएगा, ठीक है। तो क्लियर होगी बात। एंड दिस बॉन्ड लेंथ इज फिक्स्ड, क्लियर होगी बात। चलो जी, अब नेक्स्ट चीज़ लिखते हैं। नेक्स्ट थिंग इज होमोटॉमी के सब कुछ हो गया, कूल। इट इज़ यूज्ड एज फॉलोअर्स। अच्छा, इसमें इस तरीके को फॉलो कैसे, मतलब यूज़ कैसे किया जाता है। देखो, जैसे H2 की अगर मैं बात करूं, H2 बनता है तो H2 क्यों का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके, मतलब H2 के मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस यूज़ करके मैं इसका कोवेलेंट रेडियस निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे H का कोवेलेंट रेडियस पता चल गया। अब CH4 है यहाँ पे, कार्बन, मतलब अगर मुझे कार्बन का एटॉमिक रेडियस जानना है तो C2 तो कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, है ना, C2 तो कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, तो हाउ विल आई गेट टू नो दैट। तो C2 का जो मॉलिक्यूल है वो नहीं होता, तो इसलिए मैं CH4 के बेसिस पे से करूँगा। यहाँ पे क्या होगा, CH4, यूँ समझो CH4 इस तरीके से कुछ होगा। तो ये और ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये मैं एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से जान लूँगा, है ना। अब इसमें DA = RA + RB तो होगा ना, ये RA + RB अकॉर्डिंग टू दिस। H और C की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑलमोस्ट सिमिलर सी होती है, मैं इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। DAB, RA तो हमें पता है भाई, ये A है, ये B है, ये क्या है, H है ना, RH तो हमें पता है। या यूँ समझो इसको
कार्बन लिख दो और इसको हाइड्रोजन लिख दो, तो यहाँ पे क्या है HC, तो RH प्लस RC होगा। तो ये हमने एक्स रे डिफ्रैक्शन टेक्निक से निकाल लिया, हमें पता है। ये तो हमने पहले वाले तरीके से निकाल लिया था, तो RC में पता चल जाएगा। तो हम इस तरीके से इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात करते हैं वैन डर वाल्स रेडियस। वैन डर वाल्स रेडियस की बात देखो, इसको सब मिटा रहा हूँ मैं। हाँ, वैन डर वाल्स रेडियस मैंने क्या कहा था? वैन डर वाल्स रेडियस, देखो वैन डर वाल्स रेडियस हमेशा उनके बीच में जाना जाएगा जो नॉन बॉन्डेड एटम्स हो। नॉन बॉन्डेड एटम्स, जैसे जब दो एटम्स को हमने पास लेके आए, जब दो एटम्स को हम पास लेके आए, तो वो भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद फर्दर एक दूसरे के पास नहीं आ पाए, है ना। लाइक देयर वाज अ पर्टिकुलर रिपल्शन दैट दे फेस्ड। जैसे ये एटम्स थे, तो एक एटम मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद दोनों आके रुक गए, उसके फर्दर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन भी था, वहाँ पे कुछ अट्रैक्शन भी है, वहाँ पे कुछ रिपल्शन भी है। ठीक है। सेम वे अगर मान लो दो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बॉन्डेड नहीं है, मतलब मॉलिक्यूल से बॉन्डेड नहीं है का मतलब क्या हुआ? देखो इसको इस तरीके से देखते हैं कि भाई ये मान लो तुम्हारा ये B है, ये A है, ये A है, ये B है, ये B है और ये A है। ठीक है। तो AB करके कोई मॉलिक्यूल है। ठीक। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा क्या कहलाएगा? DAB। और ये वाला जो इसका जो इक्वल टू किसके होगा? RA प्लस RB। ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं अभी, है ना। RA प्लस RB, RA प्लस RB ये हम देख चुके हैं। अब RA प्लस RB हम देख चुके हैं, ये तो कोवेलेंट वाला पार्ट हो गया। अगर मान लो ऐसे ही दो मॉलिक्यूल्स हों, है ना, वो आपस में रखे हो साथ साथ, तो इसका एग्जांपल ये कहाँ पे यूज़ होगा वो देखो। कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है ना, उसको वो सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे वाटर की अगर हम बात करें तो H2O को अगर हम फ्रीज कर दें तो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। इसका मतलब जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दोनों एक दूसरे के पास तो आएंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कभी ये ओवरलैप कर जाएंगे। एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ये पास आएंगे और वहाँ रुक जाएंगे। एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ये पास आएंगे और वहाँ पे आके रुक जाएंगे। तो इनके बीच में इसका मतलब वही रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी एक्ट कर रहे होंगे। तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको हम कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है ना, वैन डर वाल्स फोर्सेस। और जो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस है, जो इनको दूर खींच रहे हैं, जो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस हैं जो इनको खींच रहे हैं, वो क्या है? दीज रिपल्सिव फोर्सेस आर कॉल्ड स्टेरिक फोर्सेस। स्टेरिक रिपल्शन लिख लो इसको। ठीक है। तो स्टेरिक रिपल्शन तुम्हें जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊँगा तब काम आएगा, तब इनफैक्ट वो इन ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मॉलिक्यूल्स, ये समझो एटम्स जब पास आ सकते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो फर्दर कंट्रैक्ट नहीं होंगे। सेम वे मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तो एक फर्दर पॉइंट के बाद वो दे विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये डिस्टेंस फिक्स हो जाएगा इनके बीच में। ठीक। यहाँ पर भी रिपल्सिव फोर्सेस होंगे और अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं उनको हम वैन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं, और जो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं उनको हम स्टेरिक फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, गॉट दिस? ठीक। तो लिखो, इस चीज़ को पहले लिख लो फिर बात करते हैं। लिखो, सिंस देयर इज़ अ मिनिमम डिस्टेंस आफ्टर विच टू एटम्स कैन नॉट कम क्लोजर। ठीक है, एनी मोर। ठीक है। सिमिलरली, मतलब जो डिस्टेंस होता है उनके बीच में वो बॉन्ड लेंथ होती है ना। ठीक है। सिमिलरली देयर इज़ अ मिनिमम डिस्टेंस फर्दर विच, ठीक है, फर्दर विच
the molecules of an atom can't come closer, further which the molecules of an atom can't come closer. ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे, DAA, गॉट इट. और ये डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया DBB. क्लियर होगी बात? ठीक है, तो लिखो, इसमें आगे लिखो, द रिपल्शन बिटवीन द molecules is known as steric repulsion. The repulsion between the molecules is known as steric repulsion. ये रिपल्शन क्यों होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की वजह से होगा, ये ध्यान रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की वजह से रिपल्शन होगा. और अट्रैक्शन भी इन्हीं, ये जैसे हमने पहले देखा था, इनके न्यूक्लियस और इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में. ठीक, ठीक है, लिखो. एंड द अट्रैक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्सेस. एंड द अट्रैक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्सेस. ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वैन डर वाल्स बॉन्ड. वैन डर वाल्स बॉन्ड. ठीक है, जब तुम वैन डर वाल्स बॉन्ड लिखोगे, वैन डर वाल्स बॉन्ड लिखोगे ना, तो इसको लिख लेना, ये सेकेंडरी टाइप होता है, सेकेंडरी बॉन्ड होता है. ये कभी भी सेकेंडरी बॉन्ड होता है. ठीक है, ये कभी भी एटम के बीच में नहीं होता. दिस इज़ बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स, या बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स लिख लो, टू मॉलिक्यूल्स. ठीक है, बाकी प्राइमरी बॉन्ड्स भी होते हैं. प्राइमरी बॉन्ड्स कौन से होते हैं, जो कि एटम्स के बीच में लगते हैं. ठीक है, कौन कौन से होते हैं, कोवेलेंट, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी बस मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना है. ठीक है, तो एंड आयोनिक. ठीक है, क्लियर है ये बात? कूल. ठीक, तो अब इसमें देख लो, ये तुम्हारा DAA हो गया. ठीक है, ये तुम्हारा DAA हो गया, ये DBB हो गया. ठीक, तो अगर मुझे वैन डर वाल्स रेडियस ऑफ ए जानना है, मतलब वैन डर वाल्स रेडियस ऑफ ए जानना है, तो क्या होगा, DAA/2. अगर मुझे वैन डर वाल्स रेडियस जानना है B का, तो मुझे क्या जानना पड़ेगा, DBB/2. ठीक है, DAA/2 एंड DBB/2. दैट्स व्हाट दिस इज. ठीक है, अब इसमें और जो तुम्हारा कोवेलेंट रेडियाई है, ठीक है, उसके बारे में कुछ चीज़ें लिख लेते हैं. पहली चीज़ लिखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ VDW रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, या VR लिख लो यार. द मैग्नीट्यूड ऑफ VR डिपेंड्स अपॉन the packing of the molecules, in the solid state. ये मॉलिक्यूल्स देखो, ध्यान रखना है, हमेशा सॉलिड स्टेट में ही हम इसको मेजर करेंगे. ठीक, ध्यान रखना, सॉलिड स्टेट में इसका कोई मतलब अदरवाइज कुछ नहीं, क्योंकि ये फिक्स रहेंगे ना. गैसियस और लिक्विड में तो क्या होगा, वो इधर उधर जाते रहेंगे, तो कोई मतलब नहीं है, इसको मेजर नहीं कर पाएंगे. क्लियर होगी बात? ठीक, अच्छा, इसमें मैं तुम्हारे कोवेलेंट रेडियस के साथ अगर इसको कंपेयर करूं, तो तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर ये दोनों के दोनों ओवरलैप हो रहे हैं. तो इस वजह से इनके बीच का डिस्टेंस कम रहेगा और इनका रेडियाई भी कम आएगा. लेकिन क्योंकि ये तो ओवरलैप भी नहीं हो रहे हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, तो इनका वैन डर वाल्स रेडियस ज़्यादा आएगा. हाँ, है ना? या तुम इस तरीके से कह सकते हो कि जो कोवेलेंट फोर्स होता है, कोवेलेंट रेडियस के लिए कोवेलेंट कंपाउंड बनने के लिए जो फोर्सेस होते हैं, वो स्ट्रॉन्गर होते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस से. ठीक है, तो लिखो इसमें, सिंस द एटम्स डू नॉट ओवरलैप, hence VR is greater than CR. तो इसे देखने का दूसरा तरीका क्या है, that van der Waals forces are less than covalent forces. ऐसे भी लिख सकते हो तुम. ठीक है, अब इनके बारे में 3-4 चीज़ें लिखनी है. पहली चीज़ ये क्या है भाई, सिर्फ सॉलिड स्टेट में लगेगा.
ठीक है, तो लिखो एप्लीकेबल टू मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट, पहली चीज़ एप्लीकेबल टू मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। सेकंड लिखो, ये अगर हम देखें बाकी किसी में एप्लीकेबल नहीं होगा, किसी अगर एटम की बात करें तो किसी और एटम में एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इनर्ट गैसेस के लिए एप्लीकेबल होगा। तो लिखो फॉर इनर्ट गैसेस, सेकंड पॉइंट है ये कैरेक्टरिस्टिक्स, या इसके बीच में मैंने जो नोट करके बोला है तुमको, नोट करके पहला क्या था कि इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड स्टेट, ठीक है। सेकंड इज फॉर इनर्ट गैस ओनली वी आर इज़ डिफाइंड, फॉर इनर्ट गैसेज ओनली वी आर इज़ डिफाइंड, वैन डर वाल्स रेडियस ही डिफाइंड होता है इनर्ट गैसेस के लिए, ठीक है। थर्ड लिखो नॉट डिफाइंड फॉर मेटल्स, नॉट डिफाइंड फॉर मेटल्स, ठीक है। नॉट डिफाइंड फॉर मेटल्स क्योंकि मेटल्स के लिए मेटालिक रेडियस डिफाइंड होता है, क्योंकि मेटल्स क्या है, देखो अगर तुम CR की बात करो तो ये ओवरलैप कर रहा है, CR क्या कर रहा है, ओवरलैप, ये ओवरलैप भी नहीं कर रहा है, लेकिन मेटल्स क्या करते हैं, टच करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये टच कर रहे हैं ना, तो इसके लिए वैन डर वाल्स रेडियस थोड़ा ना डिफाइंड होगा, ठीक। और दूसरा मेटालिक जो फोर्सेस होते हैं वो डेफिनेटली VDV, मतलब जो वैन डर वाल्स फोर्सेस है उनसे VDW नॉट VDV, VDW फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है जी। क्लियर होगी बात, तो लिखो ये हो गया, ठीक। और लास्ट पॉइंट लिख लेना VDW फोर्सेस, सॉरी VR इज़ ग्रेटर देन CR, VR इज़ ग्रेटर देन CR, ये 4 पॉइंट लिख लिए, ठीक है। यहाँ तुम्हारा वैन डर वाल्स रेडियस कंप्लीट होता है, ठीक है जी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेटालिक रेडियस। देखो भाई मेटालिक रेडियस में मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स जब भी होंगे दे विल ऑलवेज बी ना, मोस्टली दे विल बी ऑलवेज इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है। और सॉलिड स्टेट में होता क्या है कि ये जो मेटल्स हैं, ठीक है, मेटल के एटम्स के बीच में बेसिकली ये फोर्सेस लगते हैं और वो इस तरीके से स्टैक्ड होते हैं। स्टैक होने का मतलब क्या है कि अगल बगल रखे हुए हैं, मेरे से गलती से यहाँ पे वो हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है बनाते हुए, हालांकि ये एक्चुअली में ओवरलैप नहीं करते भाई, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सेम वे अगर मैं इसके बीच में यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ओवरलैप होते हुए दिख रहे होंगे लेकिन एक्चुअली में नहीं हो रहे हैं, ध्यान रखना भाई। और ये टच करते हैं सब एक दूसरे को, ठीक। इस तरीके से मेटल के जो मेटल या किसी भी एटम को हम एज स्फीयर समझते हैं, मतलब वी अज्यूम इट टू बी ए स्फीयर, और स्फीयर्स को ये समझो कि ये बॉल्स रखी हैं, ठीक है, तुम्हारी टेनिस बॉल्स रखी हैं खूब सारी ऐसे करके, और फिर उसके बगल में हमने थोड़ी सी और रख दी। अगर तुम्हें कभी भी ऐसा डाउट हो, कोशिश करूँगा कोई एक ऐसा तुम्हें एक काइंड ऑफ डेमो दे सकूँ बॉल्स के साथ में या किसी राउंड ऑब्जेक्ट्स के साथ में, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो इस केस में क्या होगा, तुम्हारा ये जो दो मेटल के एटम्स हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस d, ठीक है, इसको अगर मैं d/2 कर दूं तो तुम्हारा मेटालिक रेडियस आ जाता है, ठीक है। तो मेटालिक रेडियस की डेफिनेशन लिख लो सबसे पहले तो, इट इज़ डिफाइंड एज half the distance, it is defined as half the distance between the nuclei, it is defined as half the distance between the nuclei of two adjacent metal atoms, in metallic closed packed crystal lattice, metallic closed packed crystal lattice। वो क्लोज पैक क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, CCP कहते हैं उसे, वो सॉलिड स्टेट में तुम पढ़ोगे, ठीक। लेकिन बस अभी के लिए जान लो कि इनको जितना क्लोजली हम पैक करके रख सकते हैं उतना क्लोजली हम रखेंगे, ठीक है, उतना क्लोजली हम रखेंगे। अब तुम इन दोनों के बीच में जैसे ये डिस्टेंस देख रहे हो, है ना, इन दोनों के बीच में तुम एक डिस्टेंस देख रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस है ये मतलब उस केस में है जब ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है और ये एकदम टच कर एक दूसरे को, ठीक। और इन डिस्टेंस का जो हाफ होगा दैट इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस, ठीक है। मेटालिक क्लोज पैक्ड क्रिस्टल लैटिस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 12, विद कोऑर्डिनेशन नंबर 12। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि एक एटम जो है वो कितने एटम से सराउंडेड है। तो इस केस में, जिस केस की हम बात कर रहे हैं CCP की, उसमें एक एटम 12 एटम से सराउंडेड होता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है अभी के लिए, बस और कुछ नहीं, ठीक। सॉलिड स्टेट में आराम से देखेंगे इसको, ठीक है।
अच्छा, अब हम इसमें सिंपल लिख लो, एम आर इक्वल्स टू डी बाई टू, सिंपल है, एम आर इज इक्वल्स टू डी बाई टू, ठीक है, एम आर इक्वल्स टू डी बाई टू। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर देखो कोवेलेंट में तो ये ओवरलैप कर रहे थे, मेटेलिक में ये टच कर रहे हैं, और इसमें तो ये टच भी नहीं कर रहे हैं। तो तुम में से इसमें सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए? वी आर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर एम आर होना चाहिए, और फिर सी आर होना चाहिए, ठीक है। तो एम आर विल बी लेस देन सी आर, सॉरी वी आर एंड ग्रेटर देन सी आर, ठीक है। तो ये तुम लिख सकते हो, गॉट इट, ठीक है जी। आर वी क्लियर अबाउट दिस? गॉट इट? तो सिंपल इनफ है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन हम जान लेते हैं, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई। वेरिएशन कैसा होगा ये ध्यान से देखो। देखो भाई, मान लो तुम्हारे पास ये तुम्हारा, ठीक है। तो वेरिएशन मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, ठीक है। ये ऐसे समझो इसको, ये तुम्हारा, ठीक है। तो ये तुम्हारा पीरियोडिक टेबल हो गया, कुछ इस तरीके का होगा, ठीक। मैं सिर्फ मतलब तुम्हें समझाने के लिए ये चीज़ बना रहा हूँ। जब कभी भी होगा इसमें या तो हम अलोंग अ पीरियड देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देना वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल, ऐसे लिख लेना, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये जो दो डायरेक्शंस हैं, हम इनके अलोंग इसका वेरिएशन देखते हैं। ये डायरेक्शन क्या होता है? लेफ्ट टू राइट, दैट इज अलोंग द पीरियड। और ये क्या होगा? टॉप टू बॉटम, या टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम समझ लो, टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। ये ग्रुप है, इसमें डाउन, ये मान लो दिस इज़ द पीरियड, इस तरीके से, ठीक है। चलो एक एक करके देखते हैं। मैंने क्या बताया था, जेड इफेक्टिव का अब क्या यूज़ होगा वो देखो। देखो भाई, अगर मैं मान लो बात करता हूँ, ये कौन सा है? लिथियम है। लिथियम से बात करता हूँ मैं आगे यहाँ तक की, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये ध्यान रखना, हम हमेशा वैन डर वाल्स, भाई इनके लिए, इनर्ट गैसेस के लिए तो सिर्फ वैन डर वाल्स रेडियस ही तो डिफाइंड है ना, क्योंकि इनके लिए सिर्फ वैन डर वाल्स रेडियस डिफाइंड है, इसलिए इनका रेडियस हमेशा ज़्यादा होगा, है ना, इनका रेडियस हमेशा ज़्यादा होगा। अगर मैं लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक बात करूँ, उसको ध्यान से देखते हैं एक बारी, बाकी तो फिर हम आराम से इसको जनरलाइज कर सकते हैं। इसमें इसका पीरियड सेम हो गया, सेकंड पीरियड बने, तो पीरियड सेम होने का मतलब क्या हुआ? पीरियड सेम होने का मतलब हुआ कि इनका शेल सेम हो चुका है, शेल इज 2, तो जो भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो सेम शेल में ऐड हो रहा है ना। अगर सेम शेल में ऐड हो रहा है तो उसका रेडियस जो रहेगा वो कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो तुम्हारा शेल सेम है तो उसकी वजह से एटॉमिक रेडियस सेम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जेड इफेक्टिव की बात करो, सेम, या चलो इसको इस तरीके से देखो, पिछले वाले को थोड़ा सा भूल जाओ, ये समझो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो प्रोटॉन्स भी तो ऐड हो रहे होंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं वो तो सेम शेल में ऐड हो रहे हैं, तो उनका रेडियस नहीं बढ़ रहा है, अभी वो दूर नहीं जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्योंकि प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं तो इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। ये तो हम देख ही चुके हैं, अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। तो अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है और हमने रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस जो है वो सेम रखा है, तो अभी न्यूक्लियस का जो पुल है वो बढ़ता चला जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा। अब
न्यूक्लियस का पुल अगर बढ़ता जा रहा है तो ये जो रेडियस है ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाएगा। दोबारा बोल रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज सिमिलर। क्यों? क्योंकि शेल सेम है, लेकिन लेफ्ट से राइट में जाते हुए, लेफ्ट से राइट में मतलब मेरे लेफ्ट से राइट में, अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है, तो तुम्हारे लेफ्ट से राइट में जाते हुए इसका z इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है। अगर z इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को जो पुल करने की जो उनकी एबिलिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो अच्छे से पुल कर लेगा इसको। अगर उसने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पुल कर लिया तो एटम्स का जो साइज़ होगा वो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज़ करता चला जाएगा, इसलिए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो लिखो इन अ पीरियड, ऐसे करके लिखना है यहाँ, ऐसे करके लिखना, लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, और फिर लिखना जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक, लिखो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, there is a regular decrease in atomic radii. There is a regular decrease in atomic radii of representative elements. This is because representative elements, full stop, full stop. This is because the shell is the same in which the shell in which the electrons are being added. This is because the shell in which the electrons are being added is the same, but the effective nuclear charge is increasing. ठीक है, तो effective nuclear charge increase होगा तो ठीक है, and effective nuclear charge is increasing. Hence the pull of the nucleus, hence the pull of the nucleus on the electrons increases, resulting in contraction in size, in size. ठीक है, in size. Got it? ठीक है जी, तो Z इफेक्टिव अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इतना लिख सकता हूँ, लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव इंक्रीजेस तो साइज डिक्रीजेस। ठीक है, अब टॉप टू बॉटम इन या ये अक्रॉस अ पीरियड लिख लेना, इसको अक्रॉस अ पीरियड, और ये क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो हमने बोला था Z इफेक्टिव सेम रहता है, और यहाँ पे हम शेल्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। यहाँ पर सेकंड है, यहाँ थर्ड है, यहाँ फोर्थ है, यहाँ फिफ्थ है, यहाँ सिक्स्थ है, सेवन्थ है, तो शेल डाउन द ग्रुप जाते जाते बढ़ते जा रहे हैं और Z इफेक्टिव कांस्टेंट है। तो क्योंकि यहाँ पे Z इफेक्टिव कांस्टेंट है और शेल्स, इसमें इनफैक्ट ये भी लिख लेना, सेम शेल, तो साइज़ डिक्रीजेज। यहाँ पे शेल नंबर्स, शेल इंक्रीजेज, देयरफॉर साइज़ इंक्रीजेज। इन जनरल ये रहेगा हमेशा। क्लियर होगी बात? इन जनरल हमेशा यही रहेगा। ठीक है, तो लिख लो इसको, लिख लो इसको। सिंस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, सिंस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, almost constant, and the number of shells keep on increasing down the group, and the number of shells keep on increasing down the group, ठीक है, hence we can say the size will increase, hence they are resulting in the expansion in size, they are resulting in increase in size. Resulting in इंक्रीज इन साइज। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो इसका वो लिख लो। ठीक, अगर मैं हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम की बात करूं, ठीक है, ये पीरियड की बात करते हैं, तो P1 की बात करें, H और He की बात करोगे, H और He में डेफिनेटली He का ज़्यादा होगा। P2 की बात करोगे तो भाई देखो, लिथियम से लेकर मैं बात कर रहा हूँ फ्लोरीन की, ठीक है, तो लिथियम लेस देन बेरिलियम, लेस देन बोरॉन, लेस देन कार्बन, लेस देन क्योंकि Ne का हम हमेशा वैन डर वाल्स रेडियस वो करते हैं, तो Ne का सबसे, एक सेकंड, ये क्या कर रहा हूँ मैं, उल्टा लिख दिया मैंने,
माय बैड। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा होगा। P3 की अगर मैं बात करूँ, सेम वे, आर्गन का सबसे ज़्यादा होगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, तो आर वी क्लियर अबाउट दिस? तो P1, P2, P3। P1, P2, P3 ये हो गया। अच्छा, अब ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, ग्रुप में इन जनरल अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं, G1 की बात करूं, तो G1 में क्या होगा? लिथियम। देखो अगेन, हाइड्रोजन को हम फर्स्ट ग्रुप में नहीं रखते, वो ऊपर होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली पार्ट ऑफ द ग्रुप, हालांकि उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ सेम होती है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलर होता है, बट वी स्टार्ट विद लिथियम। लिथियम, सोडियम, के, रब, सस। और जो फ्रांसियम होता है, ये होता है क्या? रेडियो एक्टिव, तो इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है जी, तो इसमें तुम लिख सकते हो, इनफैक्ट इसको उल्टा करना था, ऐसे लिख लो, सोडियम, ठीक है जी, क्लियर होगी बात? सेम वे G2, ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 2 में क्या होगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। इसमें भी ऊपर तो कुछ है नहीं, यहाँ पे क्या है? रेडियम। रेडियम इज़ ऑल्सो रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो ये तो तुम्हारे बेसिक हो गए। ये कहाँ कहाँ का बताया मैंने? तुम्हारा फर्स्ट 2 ग्रुप के और ऊपर के 3 पीरियड के। अब बाकी के जो 4 पीरियड हैं और जो ये P के और D के जो ग्रुप्स हैं, उसमें क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो उसमें लिखो एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या हैं? ये एक्सेप्शंस, क्योंकि इन सब में डायरेक्ट नहीं होता सीन, इनमें थोड़ा थोड़ा एक्सेप्शन होता है, तो ये क्या एक्सेप्शन है वो देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो पहले लिखो एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस, तो उसमें लिखो पीरियड। ठीक है, पीरियड की बात करते हैं। एक्सेप्शन सबसे पहले D ब्लॉक की बात करते हैं पहले, और इसमें लिखो पीरियड। ठीक है, D ब्लॉक की बात करते हैं। डी ब्लॉक में सबसे पहले पीरियड की बात करते हैं। ठीक है, अभी पीरियड में भी हम जो 3D सीरीज़ होती है ना, मोस्टली उसी की बात करते हैं, 4D 5D सीरीज़ की बात नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या है? शक्ति, VCR में, पे, को, नी, क्यू, जान। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये कितना है? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। और अगर मैं इनके आउटर मोस्ट उसका लिखूँ तो 3D1, 3D2, 3D3, 3D, ये 4 नहीं होता, 5 होता, सबको पता है। 3D5 ये भी होगा, ये 3D6 होगा, ये 3D7, ये 3D8, ये 3D10 होगा, 9 नहीं होता, 3D10। यहाँ पे दोबारा रिट्रेट कर देता हूँ, 3D9 एंड 3D4 डू नॉट एग्जिस्ट, है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट नहीं करते। गॉट इट? तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिखना चाहिए? यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई? यहाँ पे इंक्रीज़ होते, देखो ये जो है यहाँ पे डिक्रीज़ होता हुआ दिखना चाहिए। अब इसको इस तरीके से देखो, जैसे ही ये 3 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और डी सबशेल में ऐड हो रहा है, तो इट शुड स्टार्ट डिक्रीजिंग भाई, क्योंकि अलोंग द पीरियड क्या होता है? डिक्रीज़ करता है ना साइज़, तो साइज़ यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज़ करना चाहिए आइडियली। अच्छा, अब यहाँ की अगर हम बात करें, ये 3D5, यहाँ पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इधर ऐड हो रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऐड हो गए, तो अब थोड़ा थोड़ा रिपल्शन आना शुरू हो जाएगा। गॉट इट? ठीक, या यूँ कह लो कि यहाँ पर Z इफेक्टिव वो है और इधर पे Z इफेक्टिव, और ये जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है ये थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा इन दोनों के साथ में, ये और ये। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी ऐड हो जाएंगे, तो क्योंकि अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया इस केस में, इस केस में, इस केस में, इस केस में, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़े तो इनके बीच का रिपल्शन भी बढ़ा होगा, तो
एक तो कॉन्ट्रैक्शन किस चीज़ की वजह से हो रहा है, न्यूक्लियस के पुल की वजह से, लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन है वो बढ़ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा तो हो सकता है कि वो न्यूक्लियस का जो पुल है उसको काउंटर कर ले, ठीक है। तो इन चारों के लिए वो काउंटर कर लेता है, इन चारों के लिए वो काउंटर कर लेता है, ठीक। अच्छा, और ये जो लास्ट बचा है ये तीनों, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है वो जेड, ये जो न्यूक्लियस का पुल होता है उससे ज़्यादा हो जाता है। तो क्या होता है, इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंशन हो जाता है। गॉट इट? ये समझ में आया ना विजुअली कैसे हो रहा होगा ये? भाई पहले अगर तुम 3D का देखो, दोबारा बता रहा हूँ, 3D का देखो तो इस तरीके से कुछ होगा। पहले में 1 आया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 आया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे थे यहाँ तक तो डिक्रीज़ किया, फिर यह 3 आया, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज़ किया। जब चौथे में सीधे 5 आ गए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, क्राउडेड हो गए, तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ने लगा, ठीक है। तो अगर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो इनका साइज़ जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम आ जाता है। अब अगर छठे सातवें की बात करो तो यहाँ पे तो और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है ना, तो इनके साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। और जो ये 3 है लास्ट के, इनमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो न्यूक्लियस के पुल को भी ओवर पावर कर जाता है, इसलिए ये तीनों जो है यहाँ एक्सपेंशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखने का तुम्हें ऐसे है, ये तीनों पार्ट में क्या है, जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, तो साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे न्यूक्लियस का जो पुल है वो ज़्यादा ओवर पावरिंग है। यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हारा जो जेड इफेक्टिव की वजह से जो पुल है वो बेसिकली, या न्यूक्लियर पुल ऐसे लिख लो, न्यूक्लियर पुल जो है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ठीक है। और यहाँ पर नॉट दिस, यहाँ तक, और जो ये तीनों हैं यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो ग्रेटर देन किससे हो गया, न्यूक्लियर पुल से। इसको न्यूक्लियर पुल पूरा लिख लेना भाई, NP मत लिख लेना तुम भी, न्यूक्लियर पुल, ठीक है। यहाँ पे साइज़ कांस्टेंट और यहाँ साइज़ इंक्रीज। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया ना इसका, समझ में आ गया इसका वो रीज़न समझ में आ गया? अच्छा, इसमें लिखो स्कूटर में जिंक बराबर कौन कौन से हैं, क्रोमियम, मैग्नीशियम, फेरस एंड कॉपर, ओ सॉरी कोबाल्ट, क्रोमियम, मैग्नीशियम, अच्छा वैसे बराबर कोई नहीं, एक सेकंड रुको, VCrMn, अच्छा Cu को नहीं, ठीक है। तो ये जो यूँ समझो इसका साइज़ इससे, और ये जो, एक मिनट, वैसे, और ये जो साइज़ हैं ये सिमिलर है, तो इनके साइज़ सिमिलर रहेंगे, ये बराबर हो गए, ठीक है। जिंक का बड़ा हो रहा है, ठीक है, और इनके जो साइज़ हैं कोनी के वो सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये इनका वेरिएशन आ गया, तो इसमें लिख लो SC, ये बिल्कुल ये वेरिएशन जो लिखा है ये लिख लो, इसमें लिखो स्कूटर में जिंक या स्कूटी में जिंक वैसे बराबर कोई नहीं, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखो बोरॉन, मतलब अब तुम्हें डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप की बात करते हैं। ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है मुझे लग रहा है, अदरवाइज़ हम इसको कल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी रीच द लिमिट, 1 hour 8 minutes हो गए हैं, ठीक है। लेट्स कंप्लीट दिस फॉर द टुडे, इतना ही यहाँ पे कर लेते हैं। कल हम क्या करेंगे, इसके जो और एक्सेप्शंस है, 3 एक्सेप्शन इन टोटल होते हैं, एक मैं डिस्कस कर चुका हूँ, 2 एक्सेप्शन और होते हैं वो डिस्कस करेंगे, आयनिक रेडियस डिस्कस करेंगे, और फर्दर और जो होगी वो चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ भाई, 2 चीज़ें, 2 अनाउंसमेंट है छोटे छोटे। एक तो क्या है कि आई हैव फाउंड अ वे टू कैरी आउट लाइव लेक्चर्स एज वेल एज रिकॉर्ड द लेक्चर, तो दोनों चीज़ें मेरे पास फिगर आउट हो गई हैं। आज मैं एक बार इसका ट्रायल लूँगा, हो सकता है तुम में से कुछ स्टूडेंट्स को ऐड करूँ,
और देन वी कैन मूव फॉरवर्ड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। गॉट इट? पहली चीज़ ये। दूसरा, जिन भी लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, भाई सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ में, ठीक? चलो, और कमेंट किया करो, कमेंट करने से फिर उसकी रीच बढ़ती है, ठीक है? और स्टूडेंट्स आ पाएंगे, और तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम वहाँ पे भी पूछ ही सकते हो। गॉट इट? चलो, बाय बाय, टेक केयर।